कर्नाटक में एक शहर है गडक। ये गडक जो है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से तकरीबन यही 415 किलोमीटर के आसपास है। इस गडक शहर में एक लड़की रहती थी, नाम था मधुश्री। मधुश्री की उम्र यही कोई 25 से 30 साल के आसपास होगी। पिछले साल की ये बात है, 2024 की। 16 दिसंबर को वो अपने घर से निकली और निकलने के बाद ऐसे गायब हुई कि फिर कभी किसी को नहीं मिली। घर वाले बहुत परेशान हुए, अपने तौर पर मधुश्री को ढूंढते रहे, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गया। मधुश्री के मम्मी पापा नहीं थे। कहने का मतलब ये कि बड़े छोटे उम्र में ही मधुश्री जो है वो अकेली हो गई थी, मम्मी पापा उसके जीवित नहीं थे। तो मधुश्री जो है वो अपने एक रिश्तेदार के घर में ही पली बढ़ी और वहीं गडक में रहा करती थी। गडक ज़िले में ही एक गांव है जिसका नाम है नारायणपुरा। यहाँ मधुश्री की नानी रहती थी और वो बीच बीच में नारायणपुरा अपने नानी से मिलने जाया करती थी। तो जब वो अपने रिलेटिव के घर से 16 दिसंबर को गायब हुई तो रिलेटिव्स ने अपने तौर पर ढूंढना शुरू किया और नारायणपुरा चूँकि वो बीच बीच में जाती थी तो वहाँ भी पता किया कि क्या मधुश्री इधर आई है, लेकिन पता चला कि मधुश्री जो है वो अपने नानी के घर भी नहीं आई। तो रिश्तेदार, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत परेशान हुए और आखिरकार उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने में तकरीबन उन्होंने तकरीबन महीने भर का वक्त लगा दिया। ये भी एक हैरानी की बात है। 16 दिसंबर 2024 को वो लड़की गायब हुई थी और इन्होंने थाने में जो रिपोर्ट लिखवाई वो लिखवाई 12 जनवरी 2025। इसके पीछे शायद एक वजह ये भी रही कि चूंकि उसके अपने मम्मी पापा नहीं थे, वो नाते रिश्तेदारों के घर में ही पली बढ़ी, तो शायद उस तरह का जो बिलोंगिंगनेस या उस तरह का जो अफेक्शन एक माँ बाप का अपनी बच्ची के लिए होता है, शायद मधुश्री के प्रति उसके रिश्तेदारों का उतना डेस्परेशन वाला अफेक्शन नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। वरना अपनी बेटी अगर घर से गायब हो जाए और घर वाले रिपोर्ट लिखवाने में महीने भर का वक्त लगा दे, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन मधुश्री के साथ ऐसा हुआ। तो खैर, जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और छानबीन शुरू करने के बाद पुलिस ने मधुश्री के बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट कर दिया। इस बीच जानकारी जुटाते हुए पुलिस को ये पता चला कि मधुश्री जो है वो सतीश हिरेमत नाम के एक लड़के के संपर्क में है और वो उससे बातचीत किया करती है। मधुश्री के घर वालों से बातचीत हुई तो घर वालों ने बताया कि हाँ, एक लड़का तो है और हम लोग काफ़ी उससे परेशान थे, इसीलिए हम मधुश्री को जो है, पहले वो कहीं और रहती थी, फिर हमने शिफ्ट भी किया था किसी दूसरी जगह ताकि वो लड़का उसको परेशान न करे। तो इस तरह की बात थी। एक लड़के से मधुश्री की दोस्ती थी या अफेयर था। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने सतीश के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। पता चला कि सतीश जो है वो पास में ही एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर काम करता है। सतीश बेसिकली उसी नारायणपुरा गांव का रहने वाला है जिस गांव में मधुश्री की नानी रहा करती थी। असल में मधुश्री बीच बीच में अपने नानी के घर जाती थी और वहीं उसकी मुलाकात सतीश से हुई और दोनों के बीच में आंखें चार हो गई, अफेयर हो गया और दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे। और जब घर वालों को ये पता चला तो घर वालों ने मधुश्री पर थोड़ा सा ऐतराज़ भी करना शुरू किया। इस बीच जब मधुश्री गायब हो गई तो घर वालों को लगा कि शायद मधुश्री भाग गई होगी। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे ही असमंजस में दिन गुजर गए और रिपोर्ट दर्ज कराते कराते देर हो गई। लेकिन अब रिपोर्ट दर्ज हो गई थी तो पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और सबसे पहले पुलिस ने उसी सतीश नाम के लड़के को बुलाकर उससे पूछा कि भाई, मधुश्री कहाँ है और तुम उससे कब आखिरी बार मिले थे, ये बताओ। तो आखिरी बार कब मिले थे वो डेट नहीं बता पा रहा था, लेकिन उसने कहा कि हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी कुछ समय पहले और वो इधर आई थी नारायणपुरा और मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया था और वहाँ से वो कह रहे थे कि वो बस लेकर अपने घर गडक चली जाएगी। हेतलगिरी एक गांव है, उस गांव के ट्रैफिक जंक्शन पर उसने मधुश्री को ड्रॉप करने की बात कही। पुलिस ने उस सतीश की सारी बातें सुनी और सारे बयान जो है पुलिस ने दर्ज किए और ये तारीख जो है वही 16 तारीख की थी, 16 दिसंबर की। जब पुलिस ने कहा कि क्या ये 16 दिसंबर का दिन था तो उसने याद किया कि हाँ, 16 दिसंबर की ही बात है। तो हालांकि पहले जो है एक और शॉकिंग बात यह है कि पहले ये सतीश जो है मधुश्री से लास्ट टाइम मिलने जुलने की बात से ही इनकार कर रहा था। कह रहा था कि नहीं, मेरी तो काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। 16 दिसंबर वाली बात वो गोल कर जा रहा था। लेकिन बाद में जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, 16 दिसंबर को मैं मधुश्री से मिला था। इसके बाद पुलिस ने जाँच आगे बढ़ाई तो पुलिस को एक CCTV फुटेज हाथ लगा, जिस CCTV फुटेज में मधुश्री और सतीश हिरेमत ये दोनों साथ साथ जाते हुए
कैद हुए थे। ये कोई बहुत लंबा सीसीटीवी फुटेज नहीं था, लेकिन एक छोटा सा क्लिप था जिसमें दोनों साथ जाते हुए दिख रहे थे। तो इससे एक एविडेंस पुलिस को ये मिला कि अपने गायब होने से पहले लास्ट टाइम मधुश्री जो है अपने बॉयफ्रेंड सतीश के साथ ही थी। लेकिन सतीश से जब भी पुलिस पूछताछ करती वो बता देता कि हमने तो ड्रॉप कर दिया था। तो पुलिस चाहकर भी जो है इस मामले की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। इस बीच पुलिस ने एक बार जब उसे सीसीटीवी फुटेज मिल गया तो पुलिस ने सतीश को फिर से बुलाया और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताया कि देखो ये बहुत एक क्रूशियल एविडेंस है कि लास्ट टाइम में तुम उसके साथ थे, अगर तुमने सही सही नहीं बताया तो इस मामले में तुम गिरफ्तार होगे और तुम जेल जाओगे। तो वो लड़का थोड़ा डर गया और डरने के बाद उसने कहा कि देखिए मधुश्री अब इस दुनिया में नहीं है। असल में जिस रात की आप बात बता रहे हैं 16 और 17 दिसंबर की रात को, उस रात को मधुश्री का एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट भी उसी हेतलगिरी गांव के पास हुआ, ट्रैफिक जंक्शन के पास, जहां पर मैंने उसे ड्रॉप किया था। तो पुलिस ने पूछा यार एक्सीडेंट हो गया, तुमने किसी को बताया नहीं और अभी उसकी बॉडी कहाँ है? तो इस लड़के ने कहा कि देखिए मैं कैसे बताता, क्योंकि उसके घर वाले मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहते हैं और उसके घर वालों को लगता है कि मैं जो है उनकी लड़की के साथ जो है रिलेशन में हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं बता नहीं पाया। तो पूछा कि फिर बॉडी कहाँ गई? तो उसने कहा कि बॉडी तो हमने दफना दी थी। अब पुलिस को इस बात पर भी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि यार अगर दफना दिया बॉडी, एक्सीडेंट का मामला है, क्या कोई पुलिस केस नहीं हुआ, क्या कोई चश्मदीद नहीं था? इसने कहा कि नहीं जी कोई नहीं था, एक अनजान मोटर बाइक ने, बल्कि बाइक बताया उसने। सोचिए ये भी एक अजीब सी बात है, कोई बड़ी गाड़ी की बात करता तो बात समझ में आती। बोला कि एक अनजान बाइक ने उसे टक्कर मारी, उसकी मौत हो गई और फिर मैंने उसे दफना दिया। पुलिस ने कहा चलो दफनाया जहाँ वहाँ दिखाओ। हेतलगिरी गांव के पास एक सुनसान जगह पर सतीश पुलिस को लेकर गया और जो जगह उसने पिन पॉइंट करके दिखाई, पुलिस ने उस जगह की तलाशी ली, उस जगह को खोदा भी इस उम्मीद से कि शायद यहाँ कोई लाश दफन हो। लेकिन जब उस जगह की खुदाई पुलिस कर रही थी, उससे पहले भी पुलिस ने जब उस जगह को देखा तो मिट्टी में ऐसा कोई भुरभुरापन या खोदे जाने के बाद जब मिट्टी को छोड़ दिया जाता है तो उसे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक खालीपन, हल्कापन होता है मिट्टी में, उस तरह की भी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पर पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ये सतीश जो है वो उन्हें गुमराह कर रहा है। इस जगह पर कोई लाश वाश मधुश्री की नहीं है। तो अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि जब ये लड़का गुमराह कर रहा है और मधुश्री के कत्ल की बात से इनकार कर रहा है, कोई सबूत और मिल नहीं रहे हैं सिवाय उस सीसीटीवी फुटेज के, तो इस लड़के को आखिर कानून के शिकंजे में कैसे लिया जाए? क्योंकि पुलिस को शक तो हो रहा था कि इस मधुश्री की गुमशुदगी के पीछे इसका हाथ है और जिस तरह से मधुश्री की मौत की बात भी वो कह रहा था, वो भी जो है पुलिस का शक और बढ़ा रहा था। तो पुलिस ने कुछ दिनों के लिए ये तय किया कि इस केस को वो ढीला छोड़ेगी और उसके मूवमेंट को, सतीश के मूवमेंट को वो ट्रैक करने की कोशिश करेगी कि आखिर सतीश इन दिनों में, जब पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की, इस मामले की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी, वो क्या कर रहा है। तो पुलिस की ये ट्रिक काम आ गई और पुलिस को दो बहुत क्रूशियल क्लू कह लें या एविडेंस कह लें इस मामले में मिले। एक तो पुलिस ने ये देखा कि मधुश्री के पास एक जो मोबाइल नंबर था, वो मोबाइल नंबर इस सतीश ने ही मधुश्री को प्रोवाइड करा था और उसी मोबाइल नंबर से मधुश्री सतीश से बात भी किया करती थी और सतीश जो है फ़ोन पे के ज़रिए कई बार मधुश्री को पैसे भी ट्रांसफ़र किया करता था, जिसके एविडेंस, जिसके प्रूफ अब पुलिस कलेक्ट कर चुकी थी। लेकिन शॉकिंगली जब ये गुमशुदगी हुई थी 16 दिसंबर और 17 दिसंबर की दरमियानी रात को, उसके बाद से लेकर अब तक मतलब इस जून के महीने तक मतलब अभी जिस महीने में हम लोग हैं, अब तक जो है एक बार भी उस नंबर पर न तो सतीश की कोई बातचीत हुई, न सतीश ने उसे कोई पैसे ट्रांसफ़र किए और न ही वो नंबर एक बार भी ऑन हुआ जिससे उस नंबर से सतीश को कोई कॉल आता। तो कुल मिलाकर वो लड़की जब गायब हुई थी तो ऐसे गायब हुई कि उसका मोबाइल फ़ोन भी हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो चुका था। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। अगर कोई लड़की वाकई कहीं भाग जाती, जिंदा होती या अपनी मर्जी से कहीं चली गई होती, जैसा कि सतीश ने पहले पुलिस को बताया था, तो उसका फ़ोन नंबर कभी ना कभी ऑन होना चाहिए था, कभी कोई बातचीत होनी चाहिए थी। तकरीबन 6 महीने का वक्त गुजर गया और कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। तो ये बात जो है पुलिस को थोड़ा हैरान कर रही थी और शक जो है वो सतीश के प्रति पुलिस का और गहरा रहा था। इस बीच पुलिस ने जब सतीश के मोबाइल फ़ोन की सारी कॉल डिटेल निकाली तो कॉल के साथ एसएमएस के जो डिटेल होते हैं वो एसएमएस के डिटेल भी पुलिस ने निकलवाए और पुलिस ने ये देखा कि सतीश ये बता रहा था कि उसने हेतलगिरी में मधुश्री को ड्रॉप किया था 16 और 17 दिसंबर की रात को और इसके बाद फिर वो अपने घर आया और फिर पेट्रोल पंप में जहां वो काम करता है वो वहां ड्यूटी करने के लिए चला गया। लेकिन पुलिस ने यह देखा कि एक एसएमएस 16 और 17 तारीख की रात को, बल्कि 17 तारीख की अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4 बजे के आसपास एक एसएमएस सतीश के मोबाइल फ़ोन पर डिलीवर हुआ था और जब मोबाइल फ़ोन पर वो एसएमएस डिलीवर हुआ था, सतीश की लोकेशन कहाँ थी
अब जानते हैं, सतीश की लोकेशन थी नारायणपुरा गांव में, यानी अपने ही गांव में, उस गांव में जहां पर मधुश्री की नानी रहा करती थी और जहां पर दोनों का मिलना जुलना होता था, दोनों का अफेयर जो है वो परवान चढ़ा था। जबकि सतीश अपनी लोकेशन उस दिन, उस रात को हेतलगिरी में बता रहा था। ये एसएमएस जो है वो बहुत क्रूशियल क्लू तो साबित हुआ ही, बल्कि बाद में एक एविडेंस भी बन गया, एविडेंस भी साबित हुआ। इस एसएमएस के सहारे पुलिस ने आखिरकार सतीश को फिर से घेरा और सतीश से जब पूछा कि भाई उस दिन रात को तुमने कहाँ ड्रॉप किया था मधुश्री को और लास्ट लोकेशन तुम्हारी क्या थी, तो इसने हेतलगिरी ही बताया और कहा कि हेतलगिरी में ड्रॉप करने के बाद फिर मैं पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए चला गया था। लेकिन पुलिस ने सीडीआर और उस एसएमएस के डिटेल के साथ फिर लड़के को कन्फ्रंट किया और कहा कि ये देखो तुम्हारी लोकेशन जो है कहीं और शो कर रही है, एसएमएस जो तुमने रिसीव किए हैं वो नारायणपुर में रिसीव किया। तो ये बात जब हुई तो फिर आखिरकार सतीश हिरेमठ ये पुलिस के सामने और कानून के सामने इसने घुटने टेक दिए, वो टूट गया और उसने ये माना कि अब मधुश्री इस दुनिया में नहीं है। उसने मधुश्री की 16 तारीख की रात को ही हत्या कर दी थी। ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात थी। एक लड़की जिसके माता पिता नहीं थे, जो सतीश को बेइंतहा चाहती थी, उसके बुलाने पर कभी भी कहीं भी चली आती थी, उस लड़की की सतीश ने हत्या क्यों की? तो सतीश से जब पूछताछ हुई तो उसने ये पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि 16 और 17 तारीख की रात को उन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था और चूंकि घर वाले बहुत पाबंदी लगा रहे थे उनके अफेयर पर, तो उसकी गर्लफ्रेंड चुपके से उसके पास चली आई थी। उस दिन रात को उन्होंने साथ में डिनर भी किया और फिर सतीश अपने कमरे में इसको लेकर गया साथ में सोने या आराम करने के लिए। लेकिन उस रात मधुश्री सतीश के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई, लेकिन सतीश जो है उससे अभी शादी नहीं करना चाहता था। सतीश की क्या प्लानिंग थी? क्या वो इस लड़की का इस्तेमाल ही कर रहा था? क्या बाद में किसी और से शादी करता? ये सब नहीं पता अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि सतीश जो है उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था और इसी शादी करने के मसले पर उस रात को मधुश्री के साथ उसकी इतनी कहासुनी हुई कि इसने गुस्से में आकर उसके दुपट्टे से मधुश्री का गला घोंट दिया। मधुश्री के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद लाश ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। तो नारायणपुरा गांव चूंकि उसका अपना गांव था, गांव की गलियों से हर कोने से वो वाकिफ़ था, तो उसने गांव के ही एक डेजर्टेड लैंड में एक नहर के किनारे एक ज़मीन आइडेंटिफाई की और उस ज़मीन में सबकी नज़रों से बचकर उस ज़मीन की खुदाई की और खुदाई करने के बाद उसने रातों रात उसकी लाश को, अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। कुछ दिन गुजर गए, किसी को पता भी नहीं चला। एक बार वो घूमते टहलते हुए उस जगह पर गया, उसने देखा कि लाश तो दफनाई हुई है लेकिन कुछ कपड़े का हिस्सा जो है वो बाहर निकल रहा है। ये देखकर वो थोड़ा चिंतित हो गया, घबरा गया। उसने फिर वो कपड़े का हिस्सा भी बाहर निकाला और फिर उसे किसी और जगह पर ले जाकर जला दिया। इस तरह से 16 दिसंबर 2024 से लेकर अभी जून के महीने तक वो कई बार उस जगह पर गया और अलग अलग मौक़ों पर, चूँकि अकेला आदमी था, कोई बहुत गहरा 7-8 फीट गहरा कब्र तो खोदा नहीं था, शैलो कब्र था, तो उस कब्र से जब जब उसको मौका मिला हड्डी का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा वो खोद कर निकालता रहा और अलग अलग जगहों पर उसे डिस्पोज ऑफ करता रहा, फेंकता रहा, ताकि बॉडी एक तरह से डिसमेंटल हो जाए, अलग अलग जगहों पर बिखर जाए और कल को अगर इस कब्र की खुदाई हो भी तो फिर सबूत कभी किसी के हाथ न लगे। ये सतीश की प्लानिंग थी और वो इस प्लानिंग को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता जा रहा था। लेकिन अब सतीश जो है वो पकड़ा जा चुका था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसके खिलाफ था। वो एसएमएस का प्रूफ था जिससे उसकी लोकेशन नारायणपुर गांव दिख रही थी, जबकि वो बता रहा था कि वो हेतलगिरी में था। तो इसकी वजह से वो पकड़ा गया और अब उसकी निशानदेही पर पुलिस अब सही कब्र की खुदाई कर रही थी। पहले उसने गलत कब्र भी खुदवा चुका था वो। तो जब सही कब्र की खुदाई हुई तो वहाँ से टुकड़ों में ही सही, बिट्स एंड पीसेस में ही सही, मधुश्री के लाश के अंश पुलिस ने बरामद करने शुरू कर दिए। हड्डियाँ मिली, मधुश्री की खोपड़ी का एक हिस्सा मिला, पूरा स्कल नहीं मिला। देखिए ये भी कितनी शॉकिंग बात है, आधा स्कल वो निपटा चुका था, कहीं और फेंक चुका था। तो आधा स्कल मधुश्री का पुलिस ने बरामद किया, रिकवर किया और बाकी हड्डियां बरामद की। इस तरह से पुलिस ने न सिर्फ इस मामले में बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया, बल्कि जिस लड़की की हत्या हुई थी उसकी लाश के टुकड़े, अवशेष भी पुलिस ने बरामद किए। अब जाहिर है डीएनए एग्जामिनेशन भी होगा और उसकी आइडेंटिटी, मधुश्री की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की पुलिस कोशिश करेगी। सीक्वेंस अलबत्ता इस केस का अब पुलिस को पूरी तरह पता चल चुका है, क्योंकि कातिल ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला है बल्कि मौके पर ले जाकर लाश भी खुदवा कर उसने पुलिस के हवाले करवाई है। एविडेंस के तौर पर कॉल डिटेल, मोबाइल फ़ोन में पैसे का ट्रांजैक्शन, 6 महीने तक उनकी बातचीत और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का अचानक बंद हो जाना, लास्ट लोकेशन नारायणपुर गाँव में होना, नारायणपुर गाँव में लोकेशन की बात कबूल करना और शुरुआती दिनों में जब इस मामले की तफ्तीश हो रही थी और सतीश से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो वो बता रहा था कि वो हेतलगिरी में ड्रॉप किया है, उसका बयान
ये सारी चीज़ों का कंट्रडिक्शन, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इस केस को लगातार पुख्ता बना रही है, मजबूत बना रही है। तो फिलहाल पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया है और कातिल बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। एक एसएमएस जिसके लोकेशन की वजह से एक कत्ल के ऐसे मामले को पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी हासिल की जिस पर 6 महीने से पर्दा पड़ा हुआ था। तो आपका इस घटनाक्रम को, पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन को सुनकर आपका सोचना क्या है, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।